नमस्कार साथियों। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 भाई की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बेटी से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और खून की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका सारा हाथ खून खून हो जाता है। तब बहन सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भाई लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझकर खाना नहीं खाएंगी। बहन इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारे खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है और फिर इसी खून लगे साग की सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है। सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग हमने बहुत बार खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो बहन डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसी सब्जी हमेशा बनाती हूं वैसे ही बनाई है। 7 भाइयों के अनुरोध पर बहन फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की। मजबूरन बहन को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर बड़ा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगा। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी सभी भाई बहन को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए थे, इसका आभास बहन को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने बहन को लेकर घने जंगल में चले जाते हैं, जहां पहले से निर्मित 4 केंद के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए कहते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं।
तब बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो। इसलिए वह भी मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों की धार तेज करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपनी तीर को चट्टान से रगड़ता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और बहन पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली चला जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में वह सातों भाइयों में सबसे निपुण था। बहन जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं और आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने को भेद देता है और बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए छोटे भाई को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करता है और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ियां ले जाऊंगा। भाइयों ने जो रस्सी दी है वो भी 7 टुकड़ों में है। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से भाई उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वह इधर उधर देखता है किंतु उसे कोई नजर नहीं आता। फिर उसे नाग देवता दिखाई देते हैं और वह नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूं और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। तो छोटा भाई ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ियां लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके उसे भेज देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक छोटे कुएं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी नीचे गिर जाता है और छोटा भाई वहीं बैठकर सोच सोचकर रोने लगता है कि अगर बिना पानी के जाऊंगा तो बड़े भाई मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को कुएं के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे। वे तीनों भाई के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तब वह उन्हें अपनी सारी आपबीती विस्तार से बतलाता है
और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ। नहीं खाऊंगा तो बड़े भाई मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें भी साथ ले चलो। जब तुम्हारे भाई बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक भी नहीं होगा। छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है, और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बाशुंदा के पास से गुजर रहा होता है, और वह सुंदर सुंदर बांस के बुद्धा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटे बांस का टुकड़ा काटकर ले जाता है कि इस बांस की आवाज इतनी सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितनी मधुर आवाज निकलेगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रे का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां जहां भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुंचता है, और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है, और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलती है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मारपीट कर जोगी को घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति यही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर दुश्मन को घर, बजाता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर छोट भैया को घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा भाई मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं गया, और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है, तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से घर से विदा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और छोटा भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है, और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया हुआ नहीं मिलता। फिर छोटा भाई अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर छोटा भाई सोचता है कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होगी। जब भी छोटा भाई घर से बाहर काम के लिए जाता, यही घटना हर बार देखने को मिलती, और लगातार होने के कारण भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है, और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दिन भाई किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहा हूं ऐसा बोलकर घर से बाहर निकलता है, और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे
खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद भाई देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देखकर भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसकी छोटी बहन के जैसी ही होती है। अगले दिन भाई फिर से उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटा भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्रा को जला देता है, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी सतबेनी नामक पूजा स्थान पर वहीं सरोटी साग को चढ़ाया जाता है।